के हैं, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा एक आर्थिक विश्लेषण हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और समय चूंकि बहुत ही कम है, अब मैं अपने अंतिम वक्ता के रूप में यूसुफ अख्तर जी को बुलाना चाहता हूँ। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आपके सैकड़ों शोध पत्र स्कोपस में और नर्चर में प्रकाशित हो चुके हैं। आपका लेक्चर एक्चुअली बहुत पहले होना था, फिर भी टेक्निकल प्रॉब्लम से आपको जोड़ नहीं पाए सर। और आपने 5 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आपके अंडर अवार्ड हुई हैं, आपको कई संस्थाओं से बहुत सारे अवार्ड और ऑनर भी प्राप्त हुए हैं। तो सर हम स्वागत करते हैं यूसुफ अख्तर सर का कि सर आप आएँ और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। यूसुफ अख्तर सर। जी, थैंक यू डॉक्टर गगन फॉर वेरी जेनरस इंट्रोडक्शन। आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा हमारा ये दिया और हम लोग जो है डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे जो वक्ता थे एक वो बता रहे थे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और उसमें भी जो सरकारी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में हम पढ़ते और पढ़ाते हैं तो टीचर तो कुछ जुगाड़ कर भी लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी इसके लिए अभी तैयार नहीं है और हमें बहुत इस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम हो पाएंगे। तो अब ये मैं लास्ट वक्ता हूँ तो मैं बहुत जल्दी से स्टार्ट करूँगा। तो मोस्टली जो मेरा टॉपिक है, माला मैडम ने मेरा जो इंट्रोडक्शन है ऑलमोस्ट उसको कवर किया हुआ है, तो मैं बिल्कुल मुद्दे की बात पे आऊँगा और ट्राई करूँगा कि मैं इसे बहुत सिंप्लीफाइड, क्योंकि सारे लोग जो है बहुत ही विभिन्न सब्जेक्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता सकूं 5-10 मिनट के अंदर कि ये चक्कर क्या है, ये जो वायरस है और इस वायरस से जो ये जो इतनी भयानक महामारी फैल गई है, तो इससे जो हमारे हथियार हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले मीन्स देयर आर टू थिंग्स। वन इज मीन्स this is kind of infectious disease. This is an infection, so it is caused by microorganisms, और microorganisms की श्रेणी में there is virus, bacteria, fungi, and there are some worms. These are basically microorganisms, so everybody knows, है ना। So इसमें जो है the virus has very special situation. So viruses are like non-living particle. These are not when they are outside their host, when they are not infecting, they are basically like particle, non-living particle. So once they will go into the cells and they will multiply. So they will only multiply when they will infect your cells. So ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में बहुत सारे वायरसेस जो है इसके ऊपर पैरासाइट की तरह होते हैं, लेकिन जब वो उसके बाहर होंगे, उसकी जो कोशिकाएं उसके बाहर होंगी, कोशिकाओं के बाहर होंगे, तो बेसिकली वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल, जैसे एक डस्ट पार्टिकल है समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इस बीमारी को कहा गया है कोविड-19। तो ये दिसंबर 2019 में सबसे पहले जो है पाया गया वहाँ चाइना में, ठीक है, वुहान में, और इसका नाम रखा गया है कोविड यानी कोरोना वायरस डिजीज, और 19 का मतलब हो गया 2019, ठीक है। तो वहां से इसका नाम आया, और ये जो इसका वायरस का नाम है इसको कहते हैं, वैसे माला मैडम ने बता दिया लेकिन मैं थोड़ा सा और फोकस करूंगा, तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी कि सीवियर का मतलब सबको पता है, एक्यूट दो तरह की बीमारियां होती हैं, या तो एक्यूट होती है और या तो क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक जो होती है यानी कि गठिया टाइप की बीमारी या डायबिटीज टाइप की बीमारी जो पुराने टाइम से और उम्र भर रहती है, लंबे टाइम तक। एक्यूट का मतलब होता है कुछ अचानक हो जाए। तो क्या होता है, ये अचानक होने वाली है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फेल करा देता है, ये अचानक फेल करा देता है, ठीक है। तो अभी इस पे थोड़ा सा और जाएंगे, क्योंकि क्या है, मीडिया जो है इसमें ये जो बीमारी आई तो दिसंबर 2019 में, यानी 4-5 महीना पहले। और एक्चुअली साइंस जो होता है ना, साइंस बड़ा फूक के कदम रखता है, और साइंस जो है वो स्लो प्रोसेस है। यही मैं बताने की कोशिश करूंगा, और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा
कि कैसे वो मीडिया में मतलब कि भक से मुंह खोला और कुछ बोला, एक हमारे वहाँ कहावत कही जाती है। तो उसका क्या मतलब है, मीडिया और जो ये और साइंस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, और ये वैलिडेट करता है और रीवैलिडेट करता है, और खास करके जब ह्यूमन हेल्थ का मामला आता है तो इसको बिल्कुल वैलिडेट जब तक कर लेगा और जब तक कहेगा कि ये अब आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, तभी उसको वो दवाई या वो वैक्सीन या वो टीका दिया जाएगा। और वो जो है ऐसे नहीं हो सकता है कि हमने जो है मैगी इन 2 मिनट्स, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और मीडिया और कुछ जो अति उत्साही लोग होते हैं वो जो है इसको ये मिस्टेक करने की गलती करते हैं। अब जैसे जहां तहां खबर सुनाई पड़ रही है, फलाने लोगों ने जो है ये डिस्कवर कर लिया, ये जो है वो ढेमाके कंट्री में जो है ये चीज जो है इसकी दवाई या इसका टीका डिस्कवर हो गया। तो वैक्सीन के बारे में तो मामला ये है कि वैक्सीन जब आएगी तो वैक्सीन बेसिकली कम से कम 1 साल लगेगा जब हमें पता चलेगा कि ये कैंडिडेट वैक्सीन है, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल चलेगा। तो वैक्सीन तो और लंबा प्रोसेस है। दवा जो है मतलब जो जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, और वैक्सीन जो होती है वो बीमारी होने से पहले दी जाती है, और ड्रग या मेडिसिन वो बीमारी होने के बाद दी जाती है। 2 तरीके हैं थेरेपी के, जो मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या मामला है कि वैक्सीन जो है वो स्लो प्रोसेस है, तो लोग बहुत तेजी से दवाइयों की तरफ कूद पड़े। अब क्या है कि एक चीज और मीडिया में मैंने देखा कि बहुत ही गलत भ्रांति थी, नोवल कोरोना वायरस नया आ गया, तो साहब वो डेटॉल की डिबिया दिखा रहे हैं और उस पर घेर के दिखा रहे हैं, आप लोग के पास भी आया होगा व्हाट्सएप फॉरवर्ड, उस पर घेर के दिखा रहे हैं कि ये डेटॉल वाले को कोरोना वायरस के बारे में पहले कैसे कैसे पता है। कोरोना वायरस तो इतना पुराना फैमिली है, जैसा कि आप लोग यहाँ स्लाइड में देख रहे होंगे, कोरोना वायरस जो है ये एक बड़ा ग्रुप है वायरसेस का, जो कि बहुत पुराना है। और वो इतना पुराना है जब से हम वायरोलॉजी सब्जेक्ट जानते हैं, जब से हम वायरसेस के बारे में जानते हैं। तो इसकी एक बड़ी फैमिली है, और ये सब के कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ, ये सारे के सारे इन्वेलप्ड वायरस हैं, ठीक है। इन्वेलप्ड वायरस किसे कहते हैं? इन्वेलप्ड वायरस उसे कहते हैं जिसके ऊपर एक वसा की का कवच होता है। यूजुअली जो वायरसेस होते हैं, बहुत सारे वायरस, वो क्या होते हैं, उनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है बीच में, और उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। एक बॉल है जो प्रोटीन की बनी हुई है, और भरतू बॉल नहीं है, खोखली बॉल है। खोखली बॉल बनी हुई है, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी दीवार बनी हुई है प्रोटीन की, और उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड है। अब सब लोग जानते हैं डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा इससे मतलब ये हो जाए। तो ये जो है इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो 26 से 32 किलो बेस पेयर होता है, जो कि बहुत छोटा है। और ये आरएनए वायरसेस है, ये जो कोरोना वायरसेस होते हैं सारे के सारे आरएनए वायरसेस होते हैं। और इनका जो प्रोटीन का कोट है उसके ऊपर एक वसा का कोट है, यानी कि लिपिड या फैट का कोट है, और उसके ऊपर जो है एक स्पाइक जैसी, स्पाइक क्या कहते हैं, जैसे वो बच्चे जो है जो यंग लोग हैं वो हेयर स्टाइल बनाते, कहते हैं स्पाइक बना लिया साहब, यानी कि कोई नोकीली चीज बाहर निकलती हुई। और इसीलिए इसका नाम कोरोना है, क्योंकि जो सन का, जो फिजिक्स वाले होंगे इसमें लोग वो जानते होंगे कि सन का जो कोर होता है उसको कोरोना कहते हैं, क्योंकि उसमें से किरणें बाहर निकल रही होती है। सेम आप देखिए ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर, और ये फोटो भी दिख रहा होगा, इसमें भी देखिए किरणों की तरह स्पाइक प्रोटीन बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया उन लोगों ने कोरोना वायरस, और ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो एनीवे, तो क्या हुआ, लेकिन ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करते थे, और बहुत सारे जो है ये बहुत पहले से पता है। अब आप नीचे ध्यान दीजिएगा, ये जो लाल में लिखा हुआ है, तो ये 2003 में हांगकांग में, सॉरी ये टाइपो हो गया, ये हांगकिंग लिखा हुआ है लेकिन ये हांगकांग है। तो हांगकांग में 2003 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यही ऐसे ही मतलब कि लंग्स की बीमारी, एक इपिडेमिक हुआ था 2003 में, उसमें 4 से 5 हजार आदमी मर गए थे सिर्फ हांगकांग में, बहुत ही खतरनाक टाइप का, ठीक है।
उसके बाद एक दूसरा इसी से मिलता जुलता वायरस था जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये हुआ था 2012 में। इसी का भाई भतीजा है, ये इसी का भाई भतीजा है। समझ लीजिए मुलायम सिंह यादव का खानदान है सब, शिवपाल सिंह यादव, उसके बाद जो है अखिलेश यादव, या कोई भी राहुल गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो ऐसे ही ये भी है, ये सारे एक ही खानदान के भाई बहन हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो जैसे ह्यूमन में खानदान होता है वैसे ही वायरसेस में भी है। तो ये जो है, जैसे कि ये जो ट्री दिख रहा है आपको कि डिफरेंट जो है टाइप के हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो अब ये जो वायरसेस हैं, ये आज तक जो है इनकी 39 स्पीशीज हैं, 49 स्पीशीज हैं जो नोन है, जिनमें से 39 जो है वो वेल कैरेक्टराइज्ड है और 10 जो है अभी भी लोग उस पर काम कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो नया वाला है जिसको हम लोग कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2, तो वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2 और बीमारी का नाम है कोविड-19। ठीक, यहाँ से क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भैया ये दिखता कैसा है? तो अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो कैसा दिखता है? वो जो हम पहले ही कह रहे थे कि क्या है इसमें, क्या है, एक वसा का इन्वेलप है। तो ये जो आप ग्रे कलर का देख रहे हैं और मेरा जो है कर्सर भी देख रहे होंगे, तो ये जो ग्रे कलर का है ये है वसा का इन्वेलप, और उसके अंदर है प्रोटीन कोट, यानी जिसको हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं जो इस टेक्निकल लैंग्वेज में। लेकिन आप ये समझ लीजिए ये जो हल्के हरे रंग की बीट्स हैं वो है प्रोटीन की बनी हुई, और ग्रे वाला बना हुआ है वसा का या चर्बी का या फैट का, ठीक है। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है जो गहरे हरे कलर की है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, वो उसमें से निकली हुई है। और इसकी कुछ और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, यानी जो बाहर की सरफेस पे होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही ह्यूमन सेल से इंटरेक्ट करेगी सारी प्रोटीन्स जो सरफेस के ऊपर है। अंदर जो कैप्सिड वाली है वो नहीं इंटरेक्ट करेगी पहले, ठीक है। और फिर उसके अंदर ये जो छल्लेदार बना हुआ है ये आरएनए है, इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड या इसका जीनोम है। इसी तरह से ये जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप देख सकते हैं ये एक पीले रंग की मैगी टाइप की चीज दिख रही है, ये एक्चुअली प्रोटीन है जो इधर भी दिख रही है। और अंदर जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो आरएनए है, और ऊपर फिर एक और लाइट ब्लू कलर का है वो उसका वसा का कवरिंग है, और फिर ये स्पाइक प्रोटीन दिख रहे हैं। तो ऐसा ये दिखता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब आते हैं बेसिकली ये मतलब अगर ये जब जाएगा ह्यूमन में, हालांकि माला मैडम ने थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि स्लाइड दिखा रहा हूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। ये जब ह्यूमन सेल्स जो होंगी उनसे जब ये आके अटैच होगा, और सक्सेसफुल इसका इन्फेक्शन तभी हो सकता है जब ये ह्यूमन सेल के जो सरफेस है उस पर ये अटैच हो जाए। तो इसको चाहिए दो रिसेप्टर इसको चाहिए। एक रिसेप्टर हो गया जिसको कहते हैं ACE2, माला मैडम ने बताया था वही, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। और बेसिकली ये इसका रिसेप्टर नहीं है, ये रिसेप्टर है। आप जितनी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं जो बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं या स्टैटिन कंपाउंड कहते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है इनमें से हो जिनके परिवार में या दूसरे लोग जो है वो ये दवाइयां इस्तेमाल करते हो, जो भी ब्लड प्रेशर की दवा है वो सब इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं वो इसी रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, और ये वाला जो हमारा वायरस है ये भी इसी रिसेप्टर को इस्तेमाल करता है। इसके साथ एक को रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं इस केस में इसको कहते हैं एक और को रिसेप्टर होता है। तो दोनों मिलके जो है इसको ये करते हैं, और जब ये एक बार अंदर हो जाएगा जैसा आप देख रहे हैं, उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपना जो न्यूक्लिक एसिड है वो जो अपना न्यूक्लिक एसिड है उसको रिलीज कर देगा ह्यूमन सेल के अंदर, और वो आरएनए जो है उससे फिर उसके बाद फिर से डीएनए बनेगा, और डीएनए बनने के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, और फिर ये बहुत सारा मटेरियल बना लेगा और बहुत सारे वायरस बन जाएंगे उससे। तो इसको कहते हैं हम लोग असेंबली। एक हो गया वायरस की एंट्री, उसके बाद वायरस का मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद वायरस का असेंबली, और फिर असेंबली होने के बाद वो जो है बाहर निकलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल्स को फाड़ दे,
और सेल्स को फाड़ देगा और सेल्स जो है इस तरह से बीमारी आगे बढ़ेगी, और अगर लंग्स में ये इन्फेक्शन कर रहा है तो वहाँ की सेल्स को निस्तो नाबूद करेगा। ठीक है, तो हम अगर आगे इसकी बात करें तो ये जो इसका वायरस, ये जो इसका रिसेप्टर है, वो यही चीज, सेम चीज यहाँ दिखाई गई है। तो कोई भी जो ड्रग बनती है, कभी भी जो ड्रग बनेगी, तो वो क्या है कि हम क्या करते हैं, हम जब किसी माइक्रोब के अगेंस्ट ड्रग बनाते हैं, यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो जो उसका कारक है, चाहे वायरस, चाहे बैक्टीरिया, और चाहे फंजाई, और चाहे कोई वर्म, तो हम क्या करते हैं, उसके कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट को ब्लॉक कर देंगे जिससे वो मर जाए। जब वो मर जाएगा तो हमारा डिजीज ट्रीट हो जाएगा। लेकिन वायरस के केस में या हम दो चीज कर सकते हैं, एक तो होस्ट बेस्ड और एक तो पैथोजन बेस्ड। पैथोजन बेस्ड यानी जो माइक्रोब है, यानी कि जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको या तो ब्लॉक कर दें, और या जो होस्ट की मशीनरी वो माइक्रोब इस्तेमाल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिसेप्टर्स हैं, या जो और अंदर आने के बाद, वायरस के अंदर आने के बाद वो हमारा ह्यूमन सेल्स के ही पार्ट्स यूज कर रहा है अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, तो हम उन ह्यूमंस के पार्ट्स को ब्लॉक कर दें। दो ही तरीका है जिससे उसका जो है रेप्लिकेशन रुक जाए, और रेप्लिकेशन रुकने के बाद वो फिर से डिवाइड ना कर पाए और ये करे। तो देयर आर 4-5 स्टेप्स, जैसे स्टॉप फ्यूजन ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल, एक ये हो गया, यानी कि फ्यूजन, जो वायरस जो है वो ह्यूमन सेल्स का जो रिसेप्टर है उससे मिल ही ना पाए। दूसरा है क्या, स्टॉप कर दो रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम ऑफ द वायरस, स्टॉप कर दो, तो ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से डिसरप्ट द असेंबली ऑफ न्यू विरियन पार्टिकल्स, जो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उस टाइम पे वो प्रोसेस को हम ब्लॉक कर दें जिसमें कि इसकी असेंबली होती है, अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं। और उसके बाद ये जो दूसरा रिसेप्टर था जिसका नाम मुझे थोड़ा सा भूल गया था, वो ये है TMPRS2, ये आप देख सकते होंगे मेरा कर्सर अगर दिख रहा है, तो ये दोनों रिसेप्टर होते हैं। फिर उसके बाद चौथा जो तरीका है वो है स्टॉप रिलीज ऑफ न्यू वायरस, यानी ये जो सेल्स हैं इनसे हमने यहाँ दिखाया ना, ये आप देखिए ये रिलीज हो रहे हैं, तो ये दो तरीके से रिलीज होते हैं, या तो पूरा फाड़ के अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के निकल जाएंगे, और या ये रिसेप्टर मीडिएटेड रिलीज करेंगे, दोनों तरह से करते हैं। ठीक है, तो एनीवे इनमें से कोई भी प्रोसेस हम ब्लॉक करेंगे तो वायरस आगे कल्टीवेट नहीं हो पाएगा, वायरस अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाएगा, और हमारा जो है फर्दर इन्फेक्शन बच जाएगा। तो अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो दो रिसेप्टर्स हैं ACE2 और TMPRS2, ये दोनों रिसेप्टर जो है, ये दोनों रिसेप्टर कौन कौन से सेल्स पे पाया जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि मीडिया जो है भग से, मतलब मुंह खोला और भग से कुछ बोला, उस टाइप का हरकत करता है, जबकि साइंस ऐसा नहीं है। साइंस में जो है चीजों को रीवैलिडेट करना पड़ता है, रीवैलिडेट, और फिर उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी करनी पड़ती है, तब हम कुछ प्रपोज करते हैं कि ये दवाई जो है ये काम आ सकती है। तो अब क्या है कि पहले बोल दिया था खाली लंग्स में करेगा, और क्या है ये बहुत कम टाइम है, ये 2-3-4 महीने में, और इसमें भी हम लोग जो साइंटिस्ट हैं दुनिया भर के वो ऑब्स्ट्रक्ट हैं, वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन हो गया है हर जगह दुनिया भर में। तो बहुत मुश्किल से जो रिसर्च हो रही है वो बाहर आ रही है। तो बाद में पता चला, अभी ये रिसेंट जो न्यूज़ है वो बताती है कि नेजल पैसेज में भी ये दोनों रिसेप्टर वाली सेल्स हैं, जितनी भी एपिथेलियल सेल्स हैं और नॉन एपिथेलियल सेल्स हैं सब पे। लंग्स में है, पेट में, इलियम में है इसके रिसेप्टर, हार्ट में इसके रिसेप्टर हैं, आई में है, लीवर में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, किडनी में है, पैंक्रियाज में है, ब्रेन में है, प्रोस्टेट एंड टेस्टिस में है, और प्लेसेंटा में है। हर जगह इसके रिसेप्टर हैं, तो हर जगह ये इन्फेक्ट करेगा। हालांकि अभी तक जितनी स्टडी हुई है तो ये पेट में इफेक्ट करता है, ये जो इलियम में दिखा रहे हैं रिसेप्टर, और लंग्स में इफेक्ट करता है, बाकी जगह पे इसका इफेक्ट माइल्ड है। हालांकि नेजल पैसेज में और लैरिंग्स में, यानी ये जितना भी नेजल पैसेज और ओरल पैसेज है, मुंह वाला और नाक वाला और हमारा थ्रोट, वहां सब पे इसका इन्फेक्शन का असर होता है, और क्या कहते हैं टॉन्सिलाइटिस भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये अभी सर जी आज को कंक्लूड कर हाँ बस कंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं, मैं मेन मुद्दे की बात करूंगा कि जो ड्रग डिस्कवरी है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये ड्रग डिस्कवरी जो है, अगर ये सारे हर स्टेप का हम
नंबर ऑफ ईयर्स काउंट कर लें तो ये 15 साल 10 साल का काम है किसी एक दवाई को सक्सेसफुली बाहर करना, 10 साल एटलीस्ट। ठीक है, तो ये जो है ऐसे नहीं पॉसिबल है जैसे मीडिया चाहता है और जैसे पॉलिटिशियंस चाहते हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है। अब जो अभी पॉपुलर मीडिया कल्चर में ये 3-4 दवाएं वो डिस्कस हो रही हैं, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्लोरोक्वीन, मतलब ट्रम्प इस पे बहुत ज़्यादा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रम्प हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे इसको इन्होंने पॉपुलराइज कर दिया। हालांकि ये जो है इनमें से एक क्लोरोक्वीन जो है वो एंटी मलेरियल है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी एंटी मलेरियल के साथ साथ एंटी आर्थराइटिस है। ठीक है, और इन सब की जो भी एक्टिविटी है वो प्रोबेबल है, इन सब की जो भी एक्टिविटी है वो प्रोबेबल है, नो डेफिनिट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है और इसमें टाइम लगेगा एविडेंस जुटाने में, क्लिनिकल ट्रायल करने में। ठीक है, फिर एक और एंटीवायरल दवा है जो कि इबोला के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इसका भी क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं है। जो एक अच्छा कैंडिडेट है रेमडेसिविर इसका नाम है। फिर इसी तरह से इन्फ्लुएंजा की दवा है फेविपिराविर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसीलिए सार्स कोरोना वायरस 1 जो था हांगकांग में जो 2003 में हुआ था, उसके अगेंस्ट भी कोई दवा ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो एक बार एंडेमिक हुआ 3-4 महीने के लिए, उसके बाद गायब हो गया। जब उसके पेशेंट ही नहीं होंगे तो हम क्लिनिकल ट्रायल किस चीज पे करेंगे? और ये प्रॉब्लम इस वाले वायरस के साथ भी आने वाली है। जब तक हम मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसका क्लिनिकल ट्रायल करने चलेंगे, तब तक क्या होगा कि वो बीमारी खत्म हो जाएगी, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो सार्स कोरोना वायरस 3 बन के आएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही डिफिकल्ट है और लोगों को पेशेंस चाहिए, और लोगों और गवर्नमेंट्स को और फंडिंग देना चाहिए रिसर्च करने वालों को, जो कि गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट्स आजकल कैपिटलिस्ट लोगों से गवर्न होती हैं, वो देना नहीं चाहती हैं और बस खाली जो है हवा में बातें करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर का हाल हम देख चुके हैं, प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कि उन्होंने क्या दिखाया इस टाइम। एनीवे, तो आगे जाते हैं। तो इस ये तो जो है जो मीडिया में है, इसके अलावा देयर आर 5 different classes of compounds which are under trial, जो कि, और इसमें टाइम लगेगा, जैसा इसमें 5-7 साल और अच्छा तरीके से एटलीस्ट 3-4 ईयर्स तो लगेगा ये दवाई आने में। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और अगर कोई मुझसे फर्दर डिस्कस करना चाहता है तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और मेरा ईमेल आईडी वगैरह आपको गूगल में एक बार मेरा नाम सर्च करेंगे मिल जाएगा, और हम लोग ड्रग डिस्कवरी में काम करते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो बहुत अच्छा लगेगा डिस्कस करने में। विद दिस आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी, और जो बहुत ही अच्छा मुझे लेक्चर का क्वालिटीज जो अभी पहले मैंने सुना, बीच में मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो लास्ट डॉक्टर गोयल ने जो टॉक दिया है बहुत ही एक्सीलेंट टॉक है। ऑल्दो ही इज फ्रॉम हिंदी, लेकिन उनकी मतलब अर्थशास्त्र और मतलब कि कंटेम्पररी इश्यूज पे समझ जो है उसकी मैं दाद देना चाहता हूँ। और जो सर फर्स्ट वाले थे उनको भी, और माला मैडम को भी बहुत ही अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके, और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम किया। इसके साथ ही मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।